नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 31 मई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। एसएफआईओ में कंसल्टेंट समेत विभिन्न पदों पर भर्ती। भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन सीनियर फ्रंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने जूनियर कंटेस्ट और सीनियर कंटेस्ट या यंग प्रोफेशन के साथ ही भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जी हां, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 66 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स 19 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स लॉ में ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ पीएचडी, एमबीए और मास्टर डिग्री होल्डर के साथ इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट sfio.nic.in के जरिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर नीचे दिए गए पते ईमेल आईडी admit.hq@sfio.nic.in पर भी मेल कर सकते हैं। मेकॉन लिमिटेड में 26 प्रबंधकीय पदों के लिए आवेदन। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मेकॉन लिमिटेड में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। जी हां, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन पीएसयू मेकॉन लिमिटेड ने विभिन्न कंपनी ग्रेड में एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। कंपनी के द्वारा 17 मई 2021 को जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार मैनेजमेंट के साथ एडवाइजरी, राजभाषा, लीगल समेत कुल 20 विभिन्न भागों के लिए असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, साथ ही सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के कुल 26 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मेकॉन लिमिटेड भर्ती 2021 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट meconlimited.com.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया 17 मई से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार आज 31 मई 2021 तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। एएसआरबी की कंबाइंड प्रीलिम्स परीक्षा पोस्टपोन। कोरोना मामलों के कारण परीक्षाओं के स्थगित होने का सिलसिला जारी है। जी हां, एएसआरबी की कंबाइंड प्रीलिम्स परीक्षा 2021 पोस्टपोन कर दी गई। इस संबंध में एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए अपने आधिकारिक वेबसाइट asrb.org.in पर सूचना प्रकाशित की गई है। परीक्षा के लिए नई तिथि की घोषणा के बाद की जाएगी। परीक्षा में 15 दिन पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा तारीख की जानकारी दी जाएगी। इन परीक्षाओं का आयोजन 21 जून 2021 से की जाएगी। साथ ही 21 जून तक क्लिप किया जाना था। आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा और सीनियर टेक्नीशियन ऑफिसर परीक्षा 2021 को पोस्टपोन किया गया। इन परीक्षाओं के लिए नई तिथि की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर सामान्य स्थिति होने के बाद ही घोषित की जाएगी। देश में थमने लगी अब कोरोना की रफ्तार। डेली केस में 58% की गिरावट। कोरोना की दूसरी लहर के मामले में तेजी से गति आ रही है। जी हां, इस बार भी देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को काफी प्रभावित किया। संक्रमण के मामले जिस रफ्तार में शिखर को छुआ, उसी रफ्तार में उसमें गिरावट भी देखी जा रही है। कोरोना की रफ्तार में गिरावट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 3 हफ्ता में कोरोना के डेली केसों में करीब 58% के साथ गिरावट दर्ज की गई है। डेटा के मुताबिक सिर्फ 3 हफ्तों में दैनिक मामलों का 7 दिन का औसत 7 मई को संक्रमण के चरम पर दर्ज की गई संख्या से आधा से भी कम हो गया है। बिहार में लगातार घट रहे कोरोना के मामले। तमाम तरह की परेशानी को झेलने के बाद भी बिहार में कोरोना वायरस से रिकवरी का ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रहा है। इस वायरस के शिकार लोग बहुत तेजी से खुद को रिकवर कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि बिहार सरकार की तरफ से शनिवार को जारी किए गए आंकड़े कर रहे हैं। 29 मई के डिटेल्स विभाग ने जारी किया है कि उनके अनुसार बिहार में कोरोना से रिकवरी का ग्रोथ रेट 96.29% रहा है, जो 28 मई की तुलना में 2% 53% अधिक। बालू व पत्थर खनन मजदूरों को भी सरकारी योजना का मिलेगा लाभ। बिहार में बालू और पत्थर खनन में लगे मजदूरों के संरक्षण और कल्याण की नीति बनेगी। इस संबंध में खान और भूत तत्व के साथ विचार गंभीरता से विचार की जा रही है। इस वित्तीय तत्व के साथ इस निधि को लाने की तैयारी की जा रही है। इसका फायदा करीब 1 लाख मजदूरों को मिलेगा। फिलहाल इस तरह की नीति नहीं होने की वजह से खनन में लगे मजदूरों के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने या उनके परिवार को उचित सहायता नहीं मिल पाती थी। साथ ही खान और भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम ने कहा कि खनन कार्य में जुटे राज्य के मजदूरों के संरक्षण और कल्याण की नीति के बनने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही खनन कार्य में जुटे मजदूरों का पंजीकरण हो सकेगा। उनको और उनके परिवार को भी जरूरत के समय मदद दी जाएगी। राशन कार्डधारी को घटिया अनाज देने पर होगी कार्रवाई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि राशन कार्डधारी को घटिया व गुणवत्ताहीन अनाज देने की कोशिश की गई तो डीलर और अन्य दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में विभाग गरीबों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पूरी पारदर्शिता के साथ मुहैया कराने के लिए पूरी तरह की कृत संकल्पित की गई है। साथ ही अगर किसी से गुणवत्ताहीन घटिया अनाज वितरण की जाती है तो विभाग के द्वारा डीलर, दोषी और सक्षम पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। तूफान से तबाह हुआ कोसी का गोल्डन क्रॉप मक्का। मक्का को कोसी का गोल्डन क्रॉप कहा जाता है। कोसी के द्वारा बाहर लाई जाने वाली मिट्टी के मक्के के साथ वरदान समझी जाती है, लिहाजा जिले के वृहद पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। साथ ही इस तरह की कृषि के साथ ही
लाखों टन मक्के का देश के अलग अलग हिस्सों में निर्यात की जाती है। देश के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी यहाँ के मक्के भेजे जाते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से लॉकडाउन और असमय बारिश ने इस खेती को जान ले ली है। जी हाँ, इस बार उसमें ताउते तूफान के प्रभाव से भी, यास के प्रभाव से सब चौपट हो गया है। तेज आंधी ने पौधों को खेतों में ही सुला दिया, तो लगातार मूसलाधार बारिश ने खेतों में जमा अनाज को भी उठाने का मौका नहीं दिया। भुवनेश्वर और रायपुर से आगे निकला दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट ने हवाई परिचालन में रिकॉर्ड बनाया है। महज 5 जोड़ी फ्लाइटों की आवाजाही के बावजूद पिछले 6 महीने से 2.81 लाख यात्रियों ने यहां से हवाई सफर किया। जी हां, जबकि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित एयरपोर्ट इससे काफ़ी पुराना होने और अधिक विमानों के परिचालन के बावजूद अब इसकी अवधि की कुल हवाई यात्रियों की संख्या में पीछे है। कोरोना काल में जब पूरे दुनिया में हवाई यात्रा का ग्राफ नीचे था, तो ऐसी विधि और साथ ही उपस्थित की जाती नागरिक उड्डयन के विकास की प्रदेश में बेहतर संभावनाओं को देखती जा रही है। 2 जून से शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। आज बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधक समूह की बैठक प्रस्तावित की। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक 1 की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले सभी जिलों के डीएम ने शनिवार को समीक्षा बैठक कर कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन में ढील देने की सहमति दे दी है। 1 जून को लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो रही है। बिहार में सभी जिलों के डीएम के फीडबैक, नेताओं की सहमति, ट्रांसपोर्टरों और व्यापारिक वर्ग की काम को देखते हुए 2 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की पूरी संभावना दे रही है। साथ ही कोरोना संक्रमण से हालात एक बार फिर से न बिगड़े, इसके लिए आवश्यक की गई कि लोग सुशासन के साथ बने रहे और साथ ही प्रशासन की सख्ती सही करे। लेकिन लोगों का दायित्व बनता है कि वे सुशासन के साथ ही लोगों को ऐसे ही पालन करते रहे। यदि ऐसा करने में लोग सफल रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार कोरोना मुक्त राज्य बन पाएगा। बीज से तबाह हुआ किसान, रही सही उम्मीद यास में डूबी। पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत जिला क्षेत्र के कई गांवों में राज्यों के साथ ही हजारों एकड़ से तैयार प्याज और सब्जी की फसल बर्बाद होने के बाद अब किसानों के समक्ष बीज को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई। जी हां, गत वर्ष बंगाल से प्याज का बीज लाकर बुआई जाने के साथ किसानों को बिचौलियों के साथ निकले गए बीज मिलने के कारण भारी में नुकसान होता था। तूफान यास के असर से हुई बारिश में प्याज की फसल डूब जाने के बाद एक फिर से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने शनिवार को जल्ला के खेत में पहुंचे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ ही भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव के साथ यादव ने किसान की मदद की गुहार लगाई। बिहार में दौड़ेगी लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ट्रेनें। थावे रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन में आ रही रुकावट दूर हो गई। जी हां, अब इस रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन का रास्ता साफ हो गया। कोरोना संकट बीतने के बाद ही इस रेलखंड पर लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ने लगेगी। जी हां, कोरोना संकट काल के बीच प्रशासन के रेल प्रशासन ने थावे रेलखंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के परिचालन शुरू कर इस रूट की लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ट्रेनों के साथ ही परिचालन की तरफ कदम बढ़ा दिया है। हालांकि कोरोना संकट के बीच अभी भी इस रूट का एकमात्र ट्रेन थावे टाटा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन हो गया है। कोरोना संकट काल बीतने के बाद इस रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेन का परिचालन शुरू होते ही जिलेवासियों के साथ ही सफर आसान हो जाएगा। जिले के साथ ही लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए पड़ोसी जिला सिवान या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। अब इस रूट पर एकमात्र थावे टाटा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। हालांकि कोरोना संकट के बीच इस रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेन का परिचालन शुरू होने से अब इस रेलखंड पर लंबी दूरी से इलेक्ट्रॉनिक के साथ ट्रेनों पर परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। मुजफ्फरपुर में 7 बीडीओ व सीओ से स्पष्टीकरण। आपदा कार्य में लापरवाही को लेकर जिले के 7 बीडीओ और सीओ से स्पष्टीकरण मांगे गए। जी हां, आपदा संस्था के साथ ही आपदा प्रबंधक डॉक्टर अजय कुमार और राई बरंदा और कटरा, पुनी, मीरापुर और पाऊ के बीडीओ और सीओ को पत्र भेजकर 3 जिलों में जवाब देने का कहा गया है। मालूम हो कि जिले के सभी प्रखंडों को आपदा प्रभावित अनुग्रह अनुदान प्राप्त परिवार की अपलोड की जाएगी। सूची को अपडेट व संपूर्ण पोस्टल पर अपलोड की जानी है। इसमें जुआ सूची के साथ ही आधार संख्या, जन्म वर्ष, मोबाइल संख्या, आधार कार्ड के साथ नाम से मिलान कर उसकी एंट्री 31 मई तक की जानी है। 7 प्रखंडों में अब तक 10% सूची भी अपलोड नहीं की जा सकी। समीक्षा के प्रखंडों की खराब स्थिति पर डीएम प्रभाव कुमार ने नाराजगी जताई है। साथ ही आपदा जैसे गंभीर मामले में इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए 3 दिन में जवाब देने को कहा गया। मास्क क्रय की जांच का आदेश, भुगतान पर लगी रोक। मधुबनी जीविका के अलावा अन्य आपूर्तिकारियों से मास्क क्रय करने के मामले उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने काफी गंभीरता से लिया है। जी हां, डीडीसी ने जिले के 7 प्रखंडों में जीविका के अतिरिक्त अन्य सभी आपूर्तिकारियों के साथ ही क्रय किए गए मास्क का भुगतान अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इन प्रखंडों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ रोजगार, बाबेडी, बेनीपट्टी, जयनगर, पंजुल और खंजौली जैसे मधेपुर प्रखंड शामिल है। इतना ही नहीं, डीडीसी ने उक्त खंडों के साथ ही मास्क व क्रय भुगतान करने की प्रस्तुति के साथ ही जांच की रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिया है। डीडीसी ने उक्त 7 प्रखंडों के बीडीओ को चेताया गया कि यदि इस आदेश के उपरांत उनके प्रखंड के साथ किसी पंचायत में जीविका के अंतर्गत अन्य संस्थानों की आपूर्ति कुंड का भुगतान नहीं पाया जाता है तो इस संदिग्धता मानते हुए उन्हें अनुरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर अचानक पहुंचे आरएसपी के घर।
बिहार में शायद ही कभी ऐसा मौका आया है जब बिहार के महामहिम किसी जिला के एसपी के सरकारी आवास पर अचानक से पहुंच गए। जी हां, लेकिन ऐसा हुआ जब बिहार के महामहिम फागू चौहान आरा के तीर्थजर एसपी राकेश दुबे के आरा के सरकारी आवास पर पहुंच गए। अपने आवास से महामहिम के पहुंचने के साथ ही बेहद उत्साहित और खुश नजर आए। दरअसल बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान शनिवार को उत्तर प्रदेश से पटना आने के क्रम में अचानक दिखे। साथ ही दरअसल बिहार के राज्यपाल फागू बिहान के शनिवार के साथ ही एसपी अपने पूर्व एडीसी और वर्तमान में भोजपुर के एसपी राकेश दुबे के सरकारी आवास पर पहुंच गए। महामहिम का काफिला आरा में प्रवेश करने के साथ ही अचानक एसपी आवास की तरह मोड़ ले लिया। इस मौके पर राज्यपाल अपने परिवार के सदस्यों के साथ थे। राकेश दुबे ने बताया कि राज्यपाल ने करीब 1 घंटा हम लोगों के साथ बिताया, फिर पटना राज्य भवन के लिए रवाना हो गए। दरअसल न सिर्फ वर्तमान राज्यपाल बल्कि इससे पहले भी राकेश दुबे कई राज्यपालों के खास रह चुके हैं। लॉकडाउन के बाद बिहार लौटेंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो राज्य अध्यक्ष लालू यादव लॉकडाउन के बाद बिहार आ सकते हैं। जी हां, अब इनकी इलाज एम्स के डॉक्टर की देखरेख में हो रही है। पिछले दिनों के लालू यादव के हाईकोर्ट से चारा घोटाला मामले में जमानत मिला था। लालू के बिहार की राजनीति के सक्रिय होने के कयास के साथ ही पहले लगाए जा रहे राजद सुप्रीमो वर्तमान में दिल्ली में बेटी मीसा भारती के आवास पर रह रहे थे। पिछले दिनों ही लालू यादव को हाईकोर्ट से बेल मिला था। कोरोना ने ली किशनगंज के प्रतिरक्षण पदाधिकारी की जान। किशनगंज कोरोना वायरस की चपेट में आने से किशनगंज के जिला पर्यवेक्षण पदाधिकारी डॉक्टर रफत हुसैन का शनिवार रात मौत हो गई। जी हां, वे विगत 1 पखवाड़े से बीमार चल रहे थे। हाथ बिगड़ने पर शनिवार को पुलिया के मिम्स के साथ ही अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के क्रम में देर रात को उनका निधन हो गया। वे अरिया जिले के बैरगाछी के रहने वाले थे। नालंदा में 70 भेड़ों को रौंदते हुए निकली मालगाड़ी। राजगीर रेलखंड पर रविवार के साथ ही सुबह बड़ा हादसा हो गया। जी हां, नालंदा जिले के सेवा प्रखंड के कड़ा गांव में निकट से गुजरी रेलवे लाइन पर मालगाड़ी की चपेट में आकर 70 से अधिक भेड़ें कट गई। दर्दनाक हादसे में सभी भेड़ों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद अफरा दफरी मच गई। रेल ट्रैक पर जगह जगह खून बिखर गया। बताया जाता है बिख्यातपुर राजगीर रेलखंड पर रविवार की सुबह मालगाड़ी बिहार शरीफ से राजगीर की ओर जा रही थी। इस दौरान पशुपालक भेड़ों के एक भेड़ झुंड रेलवे लाइन पर पार हो रहा था। इसी बीच बिहार शरीफ से राजगीर की ओर जा रही मालगाड़ी आ गई और मालगाड़ी की स्पीड काफी अधिक थी। इससे पहले कि पशुपाल कुछ समझ पाता, एक दूसरे के पीछे समूह में चल रही भीड़ कटती चली गई। बिहार में 18+ लोगों का वैक्सीनेशन प्रभावित। बिहार वैक्सीनेशन का टीका उपलब्ध नहीं हो जा रहा है। बताया जा रहा है कभी इस वर्ग की आयु के साथ रविवार को भी टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया। खासतौर पर 18+ वालों का टीका पिछले कई दिनों से खत्म हो गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 18+ के लिए टीकाकरण अभियान वैक्सीन नहीं होने की वजह से बंद है। इस आयु वर्ग के लिए आखिरी तारीख 26 मई को टीकाकरण किया जाना था। उन्होंने बताया कि वह पिछले रविवार को 50,000 वैक्सीन मिली थी, जिसे सोमवार से शुरू किया गया था और 3 दिनों तक चला। अब हमारे पास 18+ के लिए टीका नहीं है। कोरोना से मौत पर 4 लाख दे रही है बिहार सरकार। कई ऐसे मामले सामने हैं जो पीड़ितों को मुआवजा राशि कहां मिलेगी या फिर इस प्रक्रिया क्या है, इसकी जानकारी नहीं रहने से परेशानी का सामना करना पड़ा है। पीड़ित परिवार को आसानी से मुआवजा राशि मिल पाए, इसको लेकर नीतीश सरकार ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां इस बाबत पूरी जानकारी ली जा सकती है। साथ ही पटना कोविड कंट्रोल रूम का नंबर 0612221909 और व्हाट्सएप नंबर 9430244559 है, पर फोन या फिर मैसेज कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद कोई भी पीड़ित मुआवजा के साथ खुद उसकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बाद मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। दानापुर में अपराध, लॉकडाउन में फिर से खूनी वारदात। लॉकडाउन में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद राजधानी के दानापुर इलाके में अपराधियों का तांडव जारी है। जी हां, रविवार को अपराधियों ने प्रदेश जदयू अल्पसंख्यक प्रयोग के सचिव मोहम्मद अरशद हुसैन को गोली मार दी। घटना उस वक्त घटी जब संगुना के साथ छोटी हवेली इलाके के रहने वाले मोहम्मद अरशद वाली हवेली के साथ वह शादी वाले घर जा रहे थे। पैदल जाने के दौरान यह वारदात हुई है। पहले यह घात घटाए हुए थे और साथ ही अपराधी अचानक से उसके सामने आए और बैक टू बैक फायरिंग शुरू कर दी। वारदात की जानकारी मिलते ही दानापुर थाना की पुलिस टीम पे पहुंची और साथ ही पूरी जानकारी की जांच ली। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी कुछ बताने से इनकार करी। लॉकडाउन में दानापुर इलाके में गोलीबारी की वारदात लगातार हो रही। इससे पहले शाहपुर के साथ ही वार्ड पार्षद समेत 2 लोगों को गोली मार दी गई थी। अस्पताल से गायब 28 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद। भागलपुर के मायागंज अस्पताल से गायब 33 सिलेंडर में 28 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हो गया है। जी हां, सिलेंडर गायब होने का ठीकरा एक टेक्नीशियन पर फोड़ा गया। अस्पताल की ओर से बताया जाए कि टेक्नीशियन शादी में गया था, इस वजह से रजिस्टर मिलान नहीं हो सका। इस बात अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि रजिस्टर मिलान और जांच पड़ताल तेज होने पर गायब 38 से 28 सिलेंडर मिल गया है। बाकी सिलेंडर को उपलब्ध कराने की जाँच अभी से जारी है। नेपाल में तेज बारिश, बिहार में बराजों के गेट खोले।
नेपाल के तराई वाले इलाके में तेज बारिश से कोसी और गंडक नदी में तूफान है। साथ ही झारखंड में बारिश से दक्षिण बिहार की नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे पूरे प्रदेश में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही वर्षा के कारण लगभग सभी नदियों में पानी बढ़ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश में नदियों में मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही संसायत के साथ मंत्री संजय झा खुद मुख्यालय से सारी स्थिति पर नजर रखे। इन्होंने सभी संबंधित इंजीनियरों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। नेपाल में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। बिहार में 12 या 13 जून से आएगा मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 जून को प्रदेश में मानसून पूर्णिया के रास्ते प्रवेश कर जाएगा, जिसके बाद प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश होगी। वहीं पूर्वी पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में 18 से लेकर 58 मिलीमीटर के साथ बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक लगातार बारिश की वजह से आर्द्रता 85 से 100% हो गई। इसके बाद ही दिन में धूप हो रही है। साथ ही बिहार से होते मध्य प्रदेश तक तरफ रखा जा रहा है और इस वजह से बिहार के दक्षिण हिस्से पटना, गया, नालंदा, नवादा, कटिहार सहित दूसरे हिस्से में 3 से 32 mm तक बारिश का नुकसान हो सकता है। साथ ही इस दौरान पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से कम 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान 17.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। रविवार को बादल छाए रहेंगे। हृदय को सेहतमंद रखने के लिए रोजाना खाएं अखरोट। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना संक्रमण से मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके लिए दिल और सांस संबंधी तकलीफों से जूझ रहे लोगों को कोरोना वायरस का खतरा अधिक बढ़ जाता है। जी हाँ, इसके लिए हमेशा मास्क पहनकर घर से बाहर निकले, रोजाना योग जरूर करें, अपनी बारी आने पर कोरोना टीका जरूर लगवाएं। वहीं हृदय को सेहतमंद रखने के लिए अखरोट का सेवन जरूरी करें। साथ ही कई शोधों में यह साबित हो गया कि अखरोट खाने के साथ कोरोना संक्रमण का जोखिम से कम हो सकता है। बार्सिलोना अस्पताल और लोमा जिंदा यूनिवर्सिटी के संयुक्त शोध में खुलासा हुआ कि रोजाना अखरोट खाने से हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। इस शोध में दावा किया जा रहा है कि रोजाना 30 से 60 ग्राम अखरोट खाने से हृदय संबंधी सभी रोगों का खतरा कम हो जाता है। इससे सूजन 11.5% कम हो जाता है। अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इससे सेवन से सांस लेने वाले आने वाली तकलीफों को निजात मिलता है। साथ ही अस्थमा से लड़ने में शरीर की मदद मिलती है। डॉक्टर्स की माने तो सुबह में समय अखरोट खाना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा आप दिन में कभी भी अखरोट का सेवन कर सकते हैं। वहीं दिन भर में 1 मुट्ठी अखरोट का सेवन करना चाहिए, जिससे अधिक सेवन ना करें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिसके जवाब हमें अच्छे लगे हैं उनके नाम हैं मोहित, रूपा और रोहित। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है: क्या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था लॉकडाउन में सुधरी है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।